गुड इवनिंग। लैंड रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे। और लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों ने चकबंदी जो है वो शुरू किया था, और चकबंदी में हम लोगों ने बेसिक चीजें वहां पर देख ली थी। और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग आज इस क्लास को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक। तो चकबंदी में हम लोगों ने देखा था कि चकबंदी क्या होती है, कि अगर जो स्कैटर्ड खेत 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 हैं, बिखरी हुई जमीनें हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा, और यहाँ पर एक लिमिट तय करी गई थी 6.5 एकड़ की। ठीक की इतनी जो जमीन है उसी का जो चक है वो बनाया जाएगा। ठीक, ये हम लोगों ने देखा था। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा चकबंदी से रिलेटेड, लैंड फॉर्म में चकबंदी हम लोग पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड जो अगला जो है वो हम ये देखेंगे कि चकबंदी का क्या प्रभाव पड़ा एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी पे। ठीक है। तो अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है इम्पैक्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑन एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, यानी कि चकबंदी का कृषि दक्षता पर प्रभाव। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जो चकबंदी है उस चकबंदी प्रक्रिया का असर क्या पड़ने वाला था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। क्यों, क्या असर कैसे पड़ सकता था, एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती थी। तो पहले जो किसान था उसके खेत जो है वो बिखरे हुए हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, दोनों तीनों खेतों के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। एक खेत यहाँ पर 1 बीघा का है, यहाँ पर 2 बीघा का है, यहाँ पर 2.5 बीघा का खेत है। और 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर ये खेत जो है फैले हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि जो समय था वो बहुत बर्बाद होता था, यहाँ से इस खेत से यहाँ जाने, यहाँ से यहाँ आने, और इन सभी खेतों के बीच में जो मूवमेंट है उसमें लंबा समय खर्च होता था किसान का, जो जो उसकी एफिशिएंसी को प्रभावित करता था। दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि खेत जो है वो स्कैटर्ड है और छोटे छोटे खेत अलग अलग जगहों पर हैं, तो अगर वो कहीं पर अगर जो है वो ट्यूबवेल लगवाना चाहता है, या खेती के लिए ट्रैक्टर लेना चाहता है, या कोई भी ऐसा एडवांस इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के लिए लेना चाहता है, या उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो उसके लिए फिजिबल नहीं था, उसके लिए उतना फायदेमंद नहीं था। क्योंकि अगर वो नलकूप लगवाता है या ट्यूबवेल लगवाता है तो इनमें से किसी एक जगह पर लगवाएगा। अगर यहाँ पर लगवाता तो केवल इसी छोटे से खेत की ही सिंचाई इससे हो पाएगी, बाकी जगहों की सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये रोड़ा बन रही थी उसके द्वारा खेती में। जो उसकी खेती की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इनिशिएटिव उसको लेना है तो उसमें। लेकिन अब क्या हुआ, उसका एक ही साथ एक चक बना दिया गया। ठीक, जमीन की गुणवत्ता के आधार पर, जमीन की वैल्यू के आधार पर, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी। तो अब वो आराम से, क्योंकि सारा खेत एक ही जगह पर उसका आ गया, तो आराम से यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अपना जो भी ट्यूबवेल है वो लगा सकता है, ट्रैक्टर वगैरह लेके काम कर सकता है। तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर देखने को हमको मिलेगा। ठीक है। तो सीधी सी बात देखें तो ये जो चकबंदी का जो प्रोसेस था, कंसोलिडेशन का ये जो प्रोसेस था, इसने जो रूरल लैंडस्केप था उसमें बहुत बड़ा जो बदलाव है वो लेके आया। बहुत सारे स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस यहाँ पर हमको देखने को मिले। और इसकी वजह से अभी तक जो खेती केवल सबसिस्टेंस के लिए होती थी, केवल पेट पालने के लिए होती थी, उससे अब इसका कन्वर्जन हो रहा है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में, एक लाभदायक व्यवसाय में। इसका एक कन्वर्जन, एक ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक। अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, सबसे पहली चीज है यहाँ पर कि इससे जो फ्रेगमेंटेशन है, इसमें रिडक्शन देखने को मिला। यानी कि जो विखंडन था वो कम हुआ, या विखंडन पर रोक लगी। ठीक। जिन किसानों के पास पहले गांव के अलग अलग इलाकों में 5-6 छोटे छोटे और बिखरे हुए स्कैटर्ड खेत होते थे, उन्हें अब चकबंदी के इस माध्यम से क्या हो रहा है, एक या दो बड़े कंटिगुअस ब्लॉक, एक मुश्त ब्लॉक या चक जो है वो मिल गए। इससे जो खेत बिखरे हुए थे अलग अलग जगहों पर, अब वो एक ही जगह पर आ गए उसके पास। तो इससे ये जो फ्रेगमेंटेशन की जो समस्या थी, जो विखंडन की समस्या थी, ये जो समस्या थी कि खेत जो है वो बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है, उस पर क्या लगी, रोक लगी। ठीक। अब
फ्रैगमेंटेशन जब खत्म हुआ, फ्रैगमेंटेशन जब कम हुआ, इससे क्या हुआ, इससे फार्म एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। फार्म एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कि कृषि दक्षता में क्या हुई, वृद्धि हुई। और दक्षता बढ़ेगी, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। यानी कि लागत में क्या आएगी, लागत में कमी आएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि अब खेत आपका एक ही जगह पर है, एक बड़ा और एक एकमुश्त एक जगह पर खेत आपका हो गया। इससे क्या हो रहा है, जो लेबर है, ये लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद, पानी, ये जो है इनका आप ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे। ठीक, इनका हम अधिकतम और कुशल उपयोग जो है वो इसका संभव हो पाएगा। ठीक, पहले क्या होता था कि खेत जो है वो अलग अलग जगहों पर हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, तो किसान अपना आधा दिन एक खेत से दूसरे खेत तक अपने बैलों को और हलों को ले जाने में ही बर्बाद कर देता था। अब क्योंकि सब एक ही जगह पर आ गए हैं, तो ये जो समय और ये जो आने जाने में जो समय वेस्ट होता है, जो लागत लगती है, वो लागत पूरी तरीके से क्या हो गई, बच गई। तो अब वो उस समय को अपने खेत में ही इस्तेमाल कर सकता है। उस जो एक्स्ट्रा लागत आ रही थी उसकी कमी हो जाएगी, तो वो यहाँ पर रिसोर्सेज में और बाकी चीजों में उसको इन्वेस्ट कर सकता है। तो इससे क्या हो रही है, अल्टीमेटली क्या बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, और लागत क्या हो रही, लागत भी कम हो रही है। फिर अब क्योंकि खेत एक ही जगह पर हो गए हैं, तो मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल होगा और मैकेनाइजेशन पॉसिबल होगा। अभी तक जो किसान छोटे छोटे खेत होने की वजह से केवल हलों से और बैलों से काम चला रहा था, अब क्योंकि उसके पास एकमुश्त एक जगह पर खेत आ गए हैं, तो वो आधुनिक कृषि जो प्रणालियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, मशीनीकरण का इस्तेमाल कर सकता है, ट्रैक्टर ला सकता है, हार्वेस्टर ला सकता है, अपना प्राइवेट ट्यूबवेल वहां पर लगा सकता है। ठीक, तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, आधुनिकीकरण संभव हुआ और मशीनीकरण संभव हुआ। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि अब क्योंकि एक ही जगह पर खेत है, तो ये सब पॉसिबल हो रहा है। छोटे छोटे जब खेत होते तो उसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, उनके लिए ट्रैक्टर को खरीदना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था, फिजिबल नहीं होता था। छोटी जगहों पर ट्रैक्टर से जो है वो खेती करना इतना लाभदायक नहीं होता था। छोटे छोटे खेत हैं तो ट्रैक्टर को मोड़ना, या अगर वो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना चाह रहा है तो वो इकोनॉमिकली उसके लिए जो था वो पॉसिबल नहीं था, असंभव था। ठीक है, जब बड़े चक हो गए तो इससे मशीनीकरण बढ़ा, और मशीनीकरण बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा, जो पैदावार होगी, वो पैदावार भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है किसकी तरफ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि जब यहाँ पर चकबंदी करी गई, तो उसी चकबंदी वाली जमीन से ही कुछ जमीन अलग कर ली गई, और जमीन को अलग करके वहां पर पब्लिक स्कूल्स बनाए गए, सार्वजनिक स्कूल्स बनाए गए। ठीक है, चक रोड बनाई गई, पंचायत भवन उस जमीन पर बनाया गया। तो इससे केवल ये खेतों का ही रिऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, गांवों का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान करने में क्या हुई, आसानी हुई। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, ठीक, केवल खेतों को मिलाने का ही काम चकबंदी नहीं था, इससे पूरे गांव की रिप्लानिंग हो गई। जब खेतों की अदला बदली हो रही है, तो जो स्टेट है उसने क्या किया, उसने गांवों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चक मार्ग, यानी कि चक रोड्स। ठीक, सिंचाई के लिए जो नालियां पानी की होती हैं, इनको गुल बोला जाता है वो, और पब्लिक यूज के लिए, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए, स्कूल, खेल के मैदान, पंचायत भवन वगैरह के लिए जमीन भी क्या कर ली, रिजर्व कर ली। इससे गांवों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, वो बुनियादी ढांचा भी पूरी तरीके से डेवलप हुआ, प्लान होकर यहाँ पर ये काम हुए। ठीक, तो ये जो है हमारे पास अगर हम लोग देखें
तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारा पड़ा। अच्छा, इससे एक चीज और ध्यान रखिए, इससे हमारे पास जो गांव में जो मुकदमे वगैरह होते हैं, लिटिगेशंस वगैरह होते हैं, उन लिटिगेशंस में भी कमी आई, है ना। यानी कि गांवों के जो विवाद हैं, इनमें भी कमी देखने को मिली। ठीक। खेतों में अगर हम आज भी देखें तो गांव में जो अधिकतर जो विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, वो खेतों की बाउंड्री को लेकर होती है। उसको क्या बोला जाता है? मेड़ बोला जाता है। ठीक है। इन मेड़ों की वजह से बड़े झगड़े होते हैं, अक्सर खूनी संघर्ष तक पहुंच जाते हैं। और चकबंदी जब होती है तो चकबंदी के दौरान खेतों की नई सिरे सिरे से डिमार्केशन किया जाता है, पैमाइश की जाती है। किसानों को नई टाइटल्स डीड यानी कि खतौनी वगैरह जो है वो जारी करी जाती हैं। जब यहाँ पर ये सब होता है तो जो खेत है उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वो बिल्कुल क्लियर सरकार के द्वारा कर दी जाती हैं। और जब इस तरीके से बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी उनका रिकॉर्ड हो जाता है, तो जो अगल बगल के खेत मालिक हैं, जो पड़ोसी हैं, जो किसान हैं, उनके बीच लंबे समय से अगर कोई ऐसा झगड़ा चला आ रहा है, कोई विवाद चला आ रहा है, इसमें जमीन की जो बाउंड्री है उसके संबंध में कोई समस्या है, तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है? सुलझ जाता है, क्योंकि खेतों की सीमाओं का डिमार्केशन हो गया, निर्धारण हो गया। और इससे जो रेवेन्यू जो कोर्ट्स हैं, जो राजस्व न्यायालय हैं, उन पर भी जो बोझ है वो बोझ क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जब मामला यहीं पर सुलझ गया तो फिर आगे कौन कोर्ट जाएगा, कौन मुकदमा करेगा? तो मुकदमों में भी कमी आती है और विवादों में भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कमी हमको देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली क्या है? ये है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑन एग्रीकल्चरल एफिशिएंसीज। तो इससे हमारी जो कृषि उत्पादकता है, कृषि दक्षता है, वो बढ़ी। ठीक। अब हम यूपी के कंटेक्स में अगर देखें तो ये तो ओवरऑल हो गया। अब यूपी के कंटेक्स में अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में अगला पॉइंट है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में चकबंदी की प्रमुख उपलब्धियां, यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ कंसोलिडेशन इन यूपी। अब उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी है, वो चकबंदी के लिए जो अधिनियम लागू किया गया, जो एक्ट लाया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, हम लोगों ने देखा था, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। ये एक्ट लेके आया गया था उत्तर प्रदेश में चकबंदी के लिए। और अगर हम लोग देखें तो ये जो एक्ट है, इसको चकबंदी लागू करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश को पूरे इंडिया में एक पॉइंटर स्टेट, एक लीडिंग स्टेट, एक रोल मॉडल माना जाता है चकबंदी लागू करवाने में। ठीक है। तो चकबंदी, ये हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लास में भी, कि सबसे सफल राज्य जहां पर चकबंदी सबसे सफल हुई है उनमें से एक उत्तर प्रदेश है, टॉप की स्टेट्स में। ठीक। अब यहाँ पर जो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं चकबंदी की उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले यहाँ पर हाई कवरेज है, उच्च कवरेज। कैसे? अगर हम आज की डेट तक देखें, 2025 2026 की तक हम लोग देखें, तो उत्तर प्रदेश के 95.7% जो नोटिफाइड यानी कि अधिसूचित गांव हैं, ठीक है, इनमें चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2025-26 तक उत्तर प्रदेश के 95.7% अधिसूचित गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और ये भारत में जो लैंड रिफॉर्म है, उस पूरे लैंड रिफॉर्म की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेसेस में से एक है, जिसने करोड़ों किसानों की जो स्कैटर्ड जमीन थी, बिखरी हुई जमीन थी, उससे उनको मुक्ति दिलाई है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम किया है।
ठीक। अब ये 1953 में ये आया था और चकबंदी की शुरुआत हो गई थी, और हमको उसके बाद पता है कि 1960 का जो डिकेड था, उस 1960 के डिकेड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का कदम उठाया गया था। ठीक। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो सफलता मिली उत्तर प्रदेश में, उसमें भी चकबंदी का एक बड़ा योगदान है। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति में चकबंदी का योगदान कैसे है, तो अगर हम लोग देखें इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर हमको देखने को जो मिलता है, वो देखने को मिलता है वेस्टर्न यूपी में। ठीक। जै, जैसे हमारा मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, है ना, शामली हो गया, और ऐसे वेस्टर्न यूपी के जो हिस्से हैं वहां पर हमको इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है। और यहाँ पर 1960 का जो डिकेड था, इस 1960 के डिकेड में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसकी सफलता का मेन कारण जो था वो चकबंदी का समय पर और इफेक्टिवली पूरा होना था। तो ये सफल क्यों हो पाई? ये यहाँ पर सफल इसलिए हो पाई कि इसके क्या कारण था? चकबंदी का समय से और प्रभावी रूप से पूरा होना। भाई अगर खेत स्कैटर्ड होते, छोटे छोटे खेत होते, जगह जगह पर बिखरे हुए होते, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिल पाता जो हमको अब देखने को मिला इन इलाकों में, जब चकबंदी कंप्लीट होकर बड़े बड़े इलाके, बड़े बड़े खेतों में वो बिखरे हुए खेत जो है वो कन्वर्ट हो सके। ठीक। क्योंकि हरित क्रांति की जो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें HYP यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो इस्तेमाल किए गए थे, हाइब्रिड भी इस्तेमाल किए गए थे, मैकेनाइजेशन की बात की गई थी, कीटनाशकों के प्रयोग की बात की गई थी, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल की बात की गई थी। तो ये तकनीक जब भारत आई, तो वेस्टर्न यूपी के किसान जो थे उनके पास पहले से ही कंसोलिडेटेड जो लैंड थी वो मौजूद थी। उनकी जमीन जो छोटे छोटे टुकड़ों में स्कैटर्ड थी, उसको पहले से ही कंसोलिडेट किया जा चुका था, उसकी चकबंदी की जा चुकी थी, और बड़े बड़े जो खेतों के चक थे वो पहले से तैयार थे। और इसकी वजह से इन चीजों को अपनाने में उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, और इस तकनीक को सबसे तेजी से, मशीनाइजेशन को, ठीक है, और जो खादों के फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल वगैरह को, जो हाइब्रिड बीज हैं, उनको सबसे पहले और सबसे तेजी से इस इलाके के किसानों ने अपनाया, जिससे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पर बहुत तेजी से सफल हुई। ठीक। फिर जो अगला अचीवमेंट यूपी में है वो है डिजिटाइजेशन। यानी कि डिजिटलीकरण। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो आज की डेट में हम लोग अभी आगे चलकर देखेंगे, स्वामित्व योजना है, यूलिप है, वगैरह वगैरह, और भी कई सारी योजनाओं की हम लोग बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज क्या कर दिया है, आज की डेट में अगर देखें, तो जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है, कंसोलिडेशन प्रोसेस मतलब जो चकबंदी की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया है। ठीक। पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया है। कैसे मॉडर्नाइज कर दिया कि आज जो है वो कागजी नक्शों की जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, डिजिटल जो नक्शे हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। डिजिटल नक्शों का, डिजिटल मैप्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ठीक। गांवों के जो लैंड मैप्स होते थे, भू मानचित्र होते थे, जिनको रेवेन्यू की भाषा में क्या बोला जाता था, शजरा बोला जाता था। ठीक। भू मानचित्र, जिनको राजस्व की भाषा में सजरा बोला जाता था, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। जो भी किसान है वो अब घर बैठ कर, जो भूलेख पोर्टल है, घर बैठे बैठे भूलेख पोर्टल पर जाकर अपने खेतों को, चकों को देख सकता है। ये डिजिटलाइजेशन का फायदा यहाँ पर देखने को हमें मिला। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें यूपी में अचीवमेंट में, अगली अचीवमेंट क्या है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर।
का निर्माण हुआ। ठीक। कैसे हुआ? जैसे हम लोगों ने अभी बात करी कुछ देर पहले कि केवल खेतों को मिलाने का काम नहीं था, बल्कि जब चकबंदी प्रोसेस चल रहा था तो किसानों के खेतों से प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस किए गए। किसानों के द्वारा थोड़ी थोड़ी जमीन जो है वो उनसे ले ली गई, और इन जमीनों का इस्तेमाल करके पूरे स्टेट में बिना कोई एडिशनल पैसा खर्च किए, बिना कोई एडिशनल जमीन का अधिग्रहण किए हुए, हजारों किलोमीटर लंबी जो गांव की सड़कें हैं, चक रोड्स हैं, उनको बनाया गया, सिंचाई की नालियों को बनाया गया, सिंचाई की नालियों का जाल बिछा दिया गया। इससे क्या डेवलप हुआ वहां पर? एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं, इसको रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्कूल बनाए गए, सड़कें बनाई गई, पंचायत भवन बनाए गए। ठीक, तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। इससे सामाजिक बुनियादी ढांचे का भी निर्माण जो है वो हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये जो है ये मेन अचीवमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में चकबंदी की। ठीक। अगर कभी एग्जाम में सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कृषि के मामले में क्यों आगे है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई चकबंदी का भी, और चकबंदी में लीडिंग स्टेट होने का भी एक बड़ा रोल इसमें है। हम ये कह सकते हैं वहां पर कि इस लैंड रिफॉर्म जो हुए हैं उनमें जो जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारी एबोलिशन हुआ, इससे किसान जो है वो जमीन के मालिक बने। वहीं चकबंदी ने उस जमीन को खेती के लायक बनाया, लाभदायक बनाया, प्रॉफिटेबल बनाया। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी का जो सफल एक मॉडल हमको देखने को मिलता है, उसने उत्तर प्रदेश को इंडिया का फूड बाउल बनाने की फाउंडेशन जो है वो मजबूती से बनाई। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होता। हर काम के रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, लिमिटेशंस या बॉटलनेक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सब के बावजूद, ये सफलताओं के, ये अचीवमेंट्स के, इनके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो ईस्टर्न यूपी है वहां पर कई सारी खामियां हमको देखने को मिलती हैं जो आज भी मौजूद हैं। तो अगला क्या है उत्तर प्रदेश में चकबंदी की प्रमुख चुनौतियां? इनको चुनौतियां बोल लें, कमियां बोल लें, बाधाएं बोल लें, कुछ भी बोल लें। ठीक, यानी कि हम इनको क्या बोल सकते हैं? चैलेंजेस, लिमिटेशंस, बॉटलनेक्स किसके? चकबंदी के। ठीक। तो यहाँ पर ये ऐसी चीजें हैं जो चकबंदी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा होने में रोक लगा रही हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। यानी कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार। ठीक। अब चकबंदी प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि जमीन का वैल्यूएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जमीन के उस वैल्यूएशन के हिसाब से ही किसान को जो चक एक साल दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो निचला स्तर है ब्यूरोक्रेसी का, निचला स्तर है नौकरशाही का, उसमें जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें लेखपाल और जो चकबंदी अधिकारी है, कंसोलिडेशन ऑफिसर है, उसका जो अगर गठजोड़ है वो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं वो लोग। ठीक। घूसखोरी करके, भाई भतीजावाद करके, वो जो मजबूत किसान है, जो पैसे वाले किसान है, जो रसूखदार किसान है, बाहुबली किसान है, ठीक है, उन्होंने अपनी जो बंजर जमीनें हैं, जो खराब जमीनें हैं, उनके बदले में इन लोगों को पैसे देकर, इन लोगों से जोड़ तोड़ कर कर बढ़िया जमीनें जो है वो हथिया ली। सड़क किनारे की उपजाऊ जमीन जो है उनको मिल जाती है, जबकि जो गरीब किसान है उस गरीब किसान को देखते रहने के अलावा कोई और नहीं मिलता, क्योंकि उसका रसूख नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कि इनको पैसा दे के अभी अच्छी जमीन ले लें। उसकी अच्छी जमीन के बदले में खराब जमीन दे दी जा रही है। तो ये क्या कर रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है जो वैल्यूएशन में हेरा फेरी कर रहा है और कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, और जो गरीब किसान है जिसके बेनिफिट के लिए सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो खड़ा देखता रह जा रहा है, और जिसके लिए किया जा रहा है जब उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है, उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन ये एक बहुत बड़ी बाधा है। लगता है कि आपको वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
दूसरी चीज, चकबंदी जो करी गई थी वो करी गई थी फ्रैगमेंटेशन को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी विखंडन हो रहा है, रिफ्रैगमेंटेशन। ठीक। यानी कि पुनः विखंडन, और इसका अंतहीन चक्र चल रहा है। कैसे चल रहा है? चकबंदी जो है उसमें ये नहीं कि एक बार अगर चकबंदी कर ली तो ये परमानेंट हो गया, ये स्थायी समाधान नहीं है। अब यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, उत्तराधिकार सक्सेशन इनहेरिटेंस के कानून है, जिससे एक ही पीढ़ी में एक बड़ा चक जो है वो फिर से क्या हो जाता है, फ्रैगमेंटेड हो जाता है। अब मान लिया कि एक पिता है जिसका नाम ए है, इसको क्या मिला, इसको एक बड़ा 10 बीघे का जो चक है वो मिला चकबंदी में। अब ए के 4 बेटे हैं, ए बी सी और डी। जब ए की मौत होती है तो ये 10 बीघे का चक जो है वो ए बी सी और डी में बट जाता है, तो फिर से छोटे छोटे चक हो गए, सबको केवल 2.5 2.5 बीघे जमीन बची। अब मान लीजिए एक के 2 बेटे हैं, तो ये फिर से और छोटा हो जाएगा, तो चक फिर से क्या होता चला जा रहा है, हर व्यक्ति के पास छोटा होता चला जा रहा है। ठीक। क्लियर? तो ये जो है इससे रिफ्रैगमेंटेशन होता चला जा रहा है, और यही कारण है कि यूपी में हर 20 से 30 साल में चकबंदी का एक नया राउंड शुरू करना जो है वो सरकार की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जनसंख्या के दबाव से, उत्तराधिकार कानूनों की वजह से जो चक बढ़ा दिया गया वो फिर से क्या हो जाता है, उसका फ्रैगमेंटेशन हो जा रहा है, उसका विखंडन होता चला जा रहा है। अगली जो यहाँ पर कमी देखने को मिलती है वो मिलती है रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब क्षेत्रीय विषमता। उत्तर प्रदेश में ही वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी में हमको चकबंदी में बड़ी विषमता देखने को मिलती है। यानी कि चकबंदी का जो बेनिफिट है वो पूरे स्टेट में एक समान नहीं है। वो किसी इलाके में चकबंदी का बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, किसी इलाके में चकबंदी का जो बेनिफिट है वो कम देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखें तो जो वेस्टर्न यूपी है, मेरठ मुजफ्फरनगर शामली वगैरह के जो इलाके हैं, यहाँ पर चकबंदी 100% पूरी हो चुकी है, लगभग 100%। 100% चकबंदी जो पूरी हो चुकी है। लेकिन जो ईस्टर्न यूपी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसमें चकबंदी इतनी जो है बढ़िया सिचुएशन में नहीं है। पारिवारिक विवाद हैं, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पर, लोग मुकदमेबाजी में लग जाते हैं और बार बार अदालत से स्टे ऑर्डर्स ले आते हैं, और इसकी वजह से चकबंदी जो है वो क्या हो जाती है, अटक जाती है। और वेस्टर्न यूपी के मुकाबले अगर ईस्टर्न यूपी में हमको देखा है तो चकबंदी उतनी सफल हमको दिखाई नहीं देती है, और चकबंदी की प्रक्रिया जो है वो लटकी हुई हमको देखने को मिलती है। इस वजह से रीजनल डिस्पैरिटी है उत्तर प्रदेश में, कि एक इलाका तो जो है वो उसमें चकबंदी अच्छी तरीके से हो गई और उसके बेनिफिट भी हमको देखने को मिल रहे हैं, और जो दूसरा इलाका है ईस्टर्न यूपी का, वहां पर चकबंदी हो ही नहीं पा रही है पूरी। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे किसानों का नुकसान होना, लॉस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, हम इसको हिंदी में सीमांत किसान बोल सकते हैं। ठीक, हाशिए पर चले गए। ठीक है। अब जब बड़े चक बन रहे हैं, एकमुश्त चक बन रहे हैं, तो अक्सर यहाँ पर जो छोटे हैं और जो कमजोर किसान है, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी अनदेखी कर दी जाती है, उनके फायदों की, उनके हितों की, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोगों ने कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन में इसकी बात भी की थी कि जो रसूखदार हैं उनको गांव के बीच में, नहर के पास, सड़क किनारे अच्छी का क्वालिटी की जो जमीन है वो दे दी जाती है, जबकि गरीब किसान को ज्यादा अच्छी जमीन नहीं मिलती है, या किसी ऐसी जगह पर जमीन मिलती है जहां पर कोई नहर नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है। ठीक। या बाहरी इलाकों में ढकेल दिया जाता है जहां पर प्रॉपर जो उसको मिलने वाली सुविधाएं हैं वो भी उसको नहीं मिलती। तो इससे सीमांत किसानों का नुकसान होता है। जो छोटे किसान हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि उनका बेनिफिट किसने हथिया लिया, जो बड़े और रसूखदार किसान हैं, जो जोड़ तोड़ में माहिर किसान हैं, उन्होंने उनका बेनिफिट हथिया लिया, अच्छी जमीन भी ले ली, अच्छी जगह जमीन भी ले ली, और ये किसान बेचारे जो हैं वो देखते रह जाते हैं, ठगे रह जाते हैं। तो जब अल्टीमेट जिसके लिए जो काम किए गए हैं, जब उसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा इस सबका? हम तो इसको असफल ही मानेंगे। अच्छा, इनके साथ एक और यहाँ पर जो है वो समस्या देखने को मिलती है, वो है इनएक्यूरेट वैल्यूएशन का।
ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जब चकबंदी के बारे में बात की तो हम लोगों ने देखा था कि चकबंदी में जो जमीनों की अदला बदली हो रही है उसमें जमीन की वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, कि भाई आपकी जमीन जो अलग अलग स्कैटर्ड जगहों पर है उसकी वैल्यू कितनी है, और जो आपको जमीन नहीं दी जा रही है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि ये जो वैल्यूएशन है इस वैल्यूएशन में गड़बड़ियां हो जाती हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग खेत अगर हैं तो उन अलग अलग खेतों की प्रोडक्टिविटी, उनकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो तय करना एक सब्जेक्टिव जो है वो प्रोसेस है, एक सब्जेक्टिव चीज है। ठीक। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जब प्रोडक्टिविटी या जो सॉइल की वैल्यू है, जो उसकी लोकेशन है, इनके आधार पर जब वैल्यूएशन निकाला जा रहा है तो इस वैल्यूएशन निकालने में जो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर के चांसेस जो है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है, पर्सन टू पर्सन जो है वो डिपेंड करता है। और उस समय इतना ज्यादा जो डेवलपमेंट साइंस का हो गया था वो भी नहीं था। ठीक है। तो उस समय क्योंकि कोई साइंटिफिक स्टैंडर्ड नहीं था, अब तो है। ठीक है, अब तो हम जब इसमें जो है वो प्रोडक्टिविटी को असेस कर सकते हैं, हम सॉइल की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत से तो ये सब चीजें नहीं थी ना, तो जो जब ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स नहीं थे तो उस समय जमीन की जो वैल्यूएशन है, जमीन की जो मालियत है या जो कीमत है उसको तय करने में अक्सर बड़े बड़े जो डिस्प्यूट्स होते थे वो अराइज हो जाते थे। और जब ये डिस्प्यूट अराइज होते थे तो अल्टीमेटली ये कहाँ पर पहुंचते थे, रेवेन्यू जो कोर्ट्स है वहां पर पहुंचते थे, और सालों साल तक मुकदमे वहां पर चलते रहते हैं। तो इस इनएक्यूरेट वैल्यूएशन से का भी असर हुआ, मुकदमे चलते रहे, और मुकदमे में वो चीज चली गई तो वहां की चकबंदी क्या है, रुक गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये चकबंदी के रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं, यह ऑल इंडिया लेवल पर भी लिख सकते हैं, GS 3 में भी लिख सकते हैं, और GS 5 में तो हम ये कर ही सकते हैं। ठीक, पढ़ ही रहे हैं यूपी में। तो अब ये जो चकबंदी की चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने इनको दूर करने के लिए काम नहीं किए। सरकार ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस को, मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए भी कई सारे काम किए, जैसे डिजिटल भूलेख जो उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई, सैटेलाइट ड्रोन मैपिंग वाली जो स्वामित्व योजना है, ऐसी जो टेक्निक्स हैं, ऐसी जो तकनीकें हैं ये अब आई हैं। और ये जो है वो वैल्यूएशन को तय करने में, मारियत को तय करने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं, इन सबको खत्म करने की अपने अंदर कैपेसिटी रखती हैं। और इनके इन्वॉल्वमेंट से चकबंदी का जो प्रोसेस है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन सकता है, ज्यादा जो है वो निष्पक्ष जो है वो बन सकता है। ठीक। उम्मीद है इसकी। तो ये जो है ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, चकबंदी हो गया। हम लोग आगे चलते हैं और अब बात करते हैं अगले चरण की। जो अगला स्टेज है हमारा, हम लोग स्टेजेस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जो अगला स्टेज है वो है हमारा 1980 से 1990 का डिकेड। 1980 से 1990 का ये जो दशक है, इस दशक में सरकार का जो एक एक नीति थी, एक जो विचार था, उसमें बदलाव हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको बड़ा वैचारिक बदलाव, एक बड़ा पैराडिक जो शिफ्ट है वो देखने को मिलता है। ये वाला दशक जो आया 1980-90 का, इसमें एग्रीकल्चरल पॉलिसी में चेंज हम देखेंगे। जब हम अभी पिछला देख रहे थे 1950 से हमने शुरू किया और 1970 तक जब हम लोग यहाँ पर गए हैं अभी तक, तो हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो सरकार थी, सरकार का पूरा जो ध्यान था वो लीगल और स्ट्रक्चरल जो चीजें हैं उनको सुधारने पर था, कि भाई जमींदारों को खत्म कर दो। ठीक। दूसरा, हमारे पास क्या, लैंड में सीडिंग लगा दो। ठीक, चकबंदी कर दो। ठीक, ये सारे काम ये क्या है, ये लीगल और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा था। लेकिन अब ये दशक शुरू होगा 1980 से, और आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो फोकस है, ये फोकस जो है वो शिफ्ट होगा, वो लीगल एंड स्ट्रक्चरल चेंज से बदल कर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किसानों के इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ मूव कर जाएगा, किसानों के आर्थिक अस्तित्व की तरफ केंद्रित हो जाएगा।
ठीक। अब यहाँ पर ये जो चेंज आया है, ये जो बदलाव आया है नीति में, एग्रीकल्चरल पॉलिसी में जो चेंज आया है, इसके कारण क्या है? तो इसके कारणों की बात अगर हम लोग करें तो इसका कारण, पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि लैंड फॉर ऑल, लाइवलीहुड फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए जमीन और सबके लिए आजीविका का जो कंसेप्ट आया था, वो कंसेप्ट क्या था कि भाई जो भूमिहीन लोग हैं उनको जब जमीन मिल जाएगी तो वो जमीन उनके डिग्निटी को बढ़ाएगी, और डिग्निटी को बढ़ाने के साथ साथ उनकी आजीविका का साधन भी बनेगी। क्योंकि उस जमीन पर वो जब खेती करेंगे, उनकी अपनी जमीन है, तो उसका सारा जो भी होगा वो उनका होगा। ठीक। थोड़ा लगान देने के बाद इसकी लिमिट हम लोगों ने देखी थी। तो राज्य ने ये समझ लिया था, स्टेट ने समझ लिया था कि उस समय जो उसकी मेंटेलिटी थी कि जमीन दे दो काम खत्म, लेकिन धीमे धीमे उसको समझ में आया कि गरीबी मिटाने का जो काम है वो केवल जमीनें बांटने से नहीं होगा। ठीक। इसके लिए केवल लैंड टू ऑल, यानी कि सबको जमीन देने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उनको ये समझ में आया कि खेती करने के लिए पूंजी की जरूरत भी होती है। बिना पूंजी के जो है वो जमीन किसी काम की नहीं है। कई सारे कारण, इसके एक कारण तो ये है कि हम लोगों ने देखा था कि जब सीलिंग लगी थी तो सीलिंग में जो बड़े जमींदार थे, रसूखदार, बाहुबली और ऐसे लोग थे, उन्होंने अब उनकी सरप्लस जमीन जब छीनी गई तो उन्होंने क्या कर दी, उन्होंने बंजर जमीन को दे दिया, खराब क्वालिटी की जमीन को दे दिया, जमीन में डूबी, पानी में डूबी हुई जमीन को दे दिया। ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन को या पथरीली जमीन को दे दिया। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने जब जमीन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो जो लैंडलेस हमारे पास लोग थे उनको, और जो दलित एससी एसटी के थे, भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर थे, उनको ये जमीन बांट दी। लेकिन स्टेट को बाद में ये महसूस हुआ कि केवल जमीन का टुकड़ा दे देना ही सफिशिएंट नहीं है। ये तब तक इनसफिशियंट है जब तक गरीब किसान के पास बीज, खाद, खेती वगैरह के लिए, जुताई वगैरह के लिए, ट्रैक्टर वगैरह लेने के लिए पैसा नहीं होगा, तब तक वो जमीन पर खेती नहीं कर पाएगा। तो पूंजी की जरूरत भी है। तो अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए सरकार लाती है इंटीग्रेटेड रूरल सपोर्ट सिस्टम। अभी मैं लिखवाता हूँ, समन्वित ग्रामीण सहायता प्रणालियों का लाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अभी तक क्या था कि जब उसके पास जमीन तो आ गई लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, तो वो जो जमीन पाने वाला किसान है वो दोबारा से साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस जाता है। ठीक। वो किसान साहूकार के पास जाकर बीज के लिए लोन ले रहा है, पैसा ले रहा है, वो साहूकार के पास जाके सिंचाई के लिए नलकूप वाले को देने के लिए पैसा ले रहा है, जुताई करवाने के लिए पैसा ले रहा है, फर्टिलाइजर्स के लिए पैसा ले रहा है, तो वो फिर से साहूकारों के जाल में फंसने लगा। इसको रोकने के लिए सरकार ने अब क्या किया, अपना जो ध्यान है वो जमीन बांटने की बजाय इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए तरक्की के लिए फोकस करना शुरू कर दिया, समन्वित ग्रामीण विकास की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर वो आईआरडीपी जैसी जो योजनाएं हैं वो लेके आए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं जो है वो लेकर आई। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि किसान को जमीन के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जो बैंक लोन है, जो संस्थागत ऋण है, वो सब्सिडी और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो है वो दिए जाए, जिससे कि किसान जो है वो अब इन झंझटों से जिससे निकाल के हम लाने की कोशिश उसको कर रहे हैं वहां पर दोबारा ना फंसे। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो 1980-90 का दशक है वो इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आता है, और इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सरकार का फोकस अब बदलता है। और अब वो इकोनॉमिक सर्वाइवल की तरफ आती है, और लैंड फॉर ऑल से मूव होता है उसका फोकस लाइवलीहुड फॉर ऑल के लिए, यानी कि सबके लिए आजीविका की तरफ उसका फोकस जो है वो मूव करता है। और यहाँ पर अब किया क्या गया, इन चीजों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो हम लोग इनको एक एक करके देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया गया कि जो साहूकारों के जाल में फंस रहा है किसान, उसको ना फंसने दिया जाए। तो अब उसको क्रेडिट मिल सके, उसको लोन मिल सके, उसको ऋण मिल सके, उसको आर्थिक मदद मिल सके, उसको बढ़ा, उसकी तरफ ध्यान दिया गया। तो पहला काम यहाँ पर किया गया कि सरकार ने किया एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट और
फिनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन है ये, ठीक है। यानी कि उसने ग्रामीण ऋण का विस्तार और ग्रामीणों के फिनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए। ठीक। क्योंकि बहुत लंबे समय से, पीढ़ियों से जो किसान था गरीब, ये साहूकारों, महाजनों और लोकल लेंडर्स होते थे, उनके कर्ज के जाल में फंसा हुआ था। बंधुआ मजदूरी कर रहा था, अपनी जमीनों को गंवा रहा था, अपनी इज्जत गंवा रहा था। ये एक बहुत बड़े दुष्चर चक्र में वो फंसा हुआ था। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ये जो रणनीति, ये जो स्ट्रेटेजी है, वो लेकर सरकार आती है 1980 का जो डिकेड था, दशक था उसमें। और इसके थ्रू वो जो है वो रूरल क्रेडिट का एक्सपेंशन करती है, विस्तार करती है। और इसमें क्या क्या वो काम करती है, तो ये इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो मेन हेडिंग है, इसके अंदर आ गया सबसे पहली चीज IRDP, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आती है। ठीक, यानी कि हिंदी में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लेके आती है। ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि गांव के पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की पहचान करना। यानी कि गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उसकी पहचान करना, और यहाँ पर उसकी पहचान करके उसको केवल नगद पैसा नहीं देना है, बल्कि उसको एसेट बनाने में मदद करी गई। सरकार ने क्या किया? सरकार ने यहाँ पर बैंक लोन, सब्सिडी, इन सबको मिलाकर का करके क्या किया? यहाँ पर जो भूमिहीन किसान थे उनको पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में गाय और भैंस को खरीदने के लिए, हथकरघा यानी कि वीविंग लूम्स को लगाने के लिए, और खेतों में अगर किसी को सिंचाई के लिए पंप सेट वगैरह लगाना है, ट्यूबवेल वगैरह लगाना, उसको खरीदने के लिए पैसा दिया, बैंक लोन और सब्सिडी का इस्तेमाल करते हुए। अब इससे किसान के पास खेत तो है ही, लेकिन जब उसके पास गाय आ गई, भैंस आ गई, तो वो दूध भी बेचने लगा। उसके बाद वीविंग लूम्स आ गए तो वो कपड़े की कताई भी करने लगा। उसके बाद खेतों में पंप सेट आ गए, तो अपने खेत की सिंचाई तो वो कर ही रहा है, पड़ोसी के खेतों की सिंचाई भी वो करके उनसे भी पैसा कमाने लगा। तो अब उसके पास क्या आने लगी? उसके पास एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होने लगी। तो अब एक्स्ट्रा इनकम उसके पास आने लगी। पहली चीज उसने ये करी। दूसरा काम सरकार के द्वारा किया गया, पैक्स का गठन किया गया। पैक्स क्या है? पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। तो गांव के स्तर पर इनको क्या किया गया? इनको मजबूत किया गया, इनको स्ट्रेंथन किया गया। पैक्स को स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि पहले जहां किसान को यूरिया खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए छोटे छोटे अमाउंट के लिए महाजन से, साहूकार से ब्याज पर लोन लेना पड़ता था। कि उसको 2 बोरी खाद खरीदनी है, तो उसके पास पैसा नहीं है, वो साहूकार के पास पहुंचा और 2 बोरी खाद के लिए साहूकार से लोन ले रहा है। और साहूकार 5 से 10% महीना, अगर 5% महीना देखें साल का 60% हुआ, 10% महीना देखें तो साल का 120% हुआ। इतना भारी जो ब्याज है, उस ब्याज पर किसान जो है वो कर्ज लेता था। ठीक। और कर्ज के दुष्चक्र में वो फंस जाता था, ब्याज ही पूरा नहीं कर पाता, इतने हैवी रेट पर इंटरेस्ट वो लोग लेते थे।
तो जब पैक्स आया तो पैक्स ने गांव में ही किसानों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए छोटे छोटे अमाउंट की जब उनको जरूरत पड़ती थी तो बहुत सस्ते ब्याज पर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन देना शुरू कर दिया। अल्पकालिक जो फसल ऋण है वो मिलने उनको शुरू हो गए इन पैक्स के द्वारा। ठीक है, इन पैक्स के द्वारा। ठीक। तो अब जो छोटे छोटे लोन थे उन छोटे छोटे लोन के लिए जो उनकी डिपेंडेंस थी इन लोगों के ऊपर, साहूकारों के ऊपर, वो क्या हो गई, वो कम हो गई। इकोनॉमिक कली अब वो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। लेकिन जो पैक्स थे तो छोटे समय के लिए लोन देते थे, अगर उनको बड़े लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, इसका भी सरकार ने ध्यान रखा। और लॉन्ग टर्म के लिए लोन उनको मिल सके इसके लिए उन्होंने लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाए। तो तीसरा यहाँ पर क्या आ गया, फिनेंशियल इंक्लूजन और उनको क्रेडिट को एक्सपेंड करने में। अगला आ गया लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया, एलडीबीज को एस्टैब्लिश किया गया। हिंदी में बोलेंगे तो भूमि विकास बैंक। ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि जहां जो पैक्स थे, पीएसीएस जो थे वो छोटे समय के लिए लोन देते थे, वहीं जो एलडीबीज हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं, भूमि विकास बैंक हैं, उन्होंने खेती में परमानेंट लैंड इंप्रूवमेंट करने के लिए, स्थायी सुधार करने के लिए लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म जो लोन है, ठीक, दीर्घकालिक जो ऋण है, उनको देने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक। अब किसी किसान को के पास उबड़ खाबड़ जमीन है, समतल जमीन नहीं है, अब उसको उसकी लेवलिंग करवानी है, समतल करवाना है, समतल करवाने के बाद गहरी बोरिंग करके ट्यूबवेल लगवाना है या ट्रैक्टर खरीदना है, तो ये बड़ा अमाउंट उसको चाहिए होगा, ये पैक्स से उसको नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा अमाउंट उसको जब चाहिए होगा तो उसका रिपेमेंट पीरियड भी क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट वो कम समय में तो वापस नहीं कर पाएगा। तो अब उसको चाहिए होगा 10 से 15 साल का जो है वो क्रेडिट चाहिए होगा, लोन चाहिए होगा। और ये जो लोन है उसको देने का काम किसने किया, किसानों को लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ने किया, भूमि विकास बैंकों ने किया। और अब इनको, इन बैंकों के द्वारा किसानों को 10 से 15 सालों की लंबी जो ड्यूरेशन है उसके लिए बहुत आसान किस्तों पर बड़ा लोन भी मिलना पॉसिबल हो गया, आसान हो गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पर तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी। एक हम लोगों ने देखा पीएसीएस यानी कि पैक्स, आईआरडीपी, और दूसरे कॉमर्शियल बैंक जो हमारे पास है, और एलडीबी की बात करें तो अगर किसानों को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, बीज खाद के लिए, तो वो किसके पास जाएगा, पीएसीएस के पास जाएगा। गाय खरीदनी है, भैंस खरीदनी है, पंप सेट लगवाना है, तो आईआरडीपी के पास चला गया, कॉमर्शियल बैंक के पास चला गया। और बहुत बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए उसको लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, एलडीबीज के पास जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल जब क्रेडिट सिस्टम्स वहां पर आ गए, तो जो उत्तर प्रदेश के, इंडिया के लेवल पर भी देख सकते हैं कि जो किसान है उनको ये जो साहूकारों महाजनों से जो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको मनमाना ब्याज देना पड़ता था, उनकी जमीन हथिया ली जाती थी, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था और पीढ़ियों के लिए अपने चंगुल में फंसा लिया जाता था, उससे इनको आजादी मिली। ठीक। लैंड रिफॉर्म से उनको जो रिडिस्ट्रीब्यूशन में जमीन मिली, उस पर मॉडर्न तरीके से खेती करने के लिए, मैकेनाइज तरीके से खेती करने के लिए अब जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन तरीकों से सरकार ने क्या कर दी, उनके लिए सुलभ कर दी, आसान कर दी। ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा हमारे पास क्या काम किया गया इस डिकेड में, इस डिकेड में अगला काम हमारे पास किया गया कि दूसरा काम किया गया, स्ट्रेंथ लैंडलेस जो वर्क फोर्स है, जो भूमिहीन श्रम बल है, उसको एम्पावर्ड किया गया। यानी कि एम्पावरिंग, या हम सही शब्द यहां पर इस्तेमाल करें, स्ट्रेंथनिंग लैंडलेस वर्कर्स, यानी कि भूमिहीन श्रमिकों का सशक्तिकरण। कैसे,
क्यों जरूरत थी? अब जो भूमिहीन श्रमिक हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दूसरे के खेतों पे काम कर रहे हैं। दूसरे खेतों में काम कर रहे हैं तो दूसरे खेतों में काम कब मिलेगा? तो भैया ऐसे तो पूरे साल तो काम मिलेगा नहीं, जब खेत में फसल लगानी है तब उनको काम मिलेगा, फसल की कटाई करनी है तब काम मिलेगा। बीच का पूरी पीरियड पूरा उनका क्या है, खाली है, वो बेकार बैठे हुए हैं, उनके पास कहीं आमदनी का साधन नहीं है, तो उनकी आमदनी का साधन बनाया जाए कि भाई वो पीरियड जब खेती में काम नहीं हो रहा है तब वो भूख से ना मरे, उनके खर्चे पूरे होते रहे, उनके पास आमदनी आती रहे, तो कुछ ऐसा काम किया जाए, इससे वो क्या होंगे, सशक्त होंगे। ठीक। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनका कोई मिनिमम वेज डिसाइडेड नहीं है, उनका कोई रिजर्व वेज डिसाइडेड नहीं है, तो जो बाहुबली किसान होते थे, जो रसूखदार किसान होते थे, बड़े किसान होते थे, वो उनको मजबूर करते थे कम से कम दाम में, कम से कम कीमत में काम करने के लिए, क्योंकि इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, इनके पास निगोशिएट करने की पावर नहीं, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो कम से कम वेज पर भी जब उनको लगता है कि भाई हमारे पास कोई काम ही नहीं, तो वो कम दे रहा है तो कम से कम कुछ दे तो रहा है, तो हम वहां पर काम कर लें जाके। तो ये चीज दूर करके रिजर्व वेज को डिसाइड किया गया, कैसे किया गया देखते हैं। ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अब कोई ये बोलेगा कि भाई भूमिहीन कैसे बचे, जमीन तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो इतनी जमीन नहीं आई थी कि सभी की भूमिहीनता को दूर किया जा सके, हर किसी को जमीन नहीं दी जा सकती थी। ठीक, इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें बदलाव किया, और ये कहा कि भाई जिन लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही है, वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में रह गए हैं, वो लोग जो भूमिहीन श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको अब हम सुरक्षा चक्र प्रोवाइड करेंगे, उनको हम सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे। और यहां पर इसके लिए तीन चीजें जो है वो करी गई। पहली चीज, ये जो मिनिमम वेज लॉज हैं, इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया। मिनिमम वेज लॉज यानी कि न्यूनतम मजदूरी जो कानून है, उनका सख्ती से अनुपालन जो है वो सुनिश्चित किया गया। ठीक। अब और 1980 के डिकेड में हम लोग चल रहे हैं, हरित क्रांति हो चुकी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, और बड़े किसान जो है वो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा उठाकर बहुत अमीर हो चुके हैं, लेकिन खेत में जो पसीना बहाने वाले जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनको उनकी पोजीशन वही है, क्योंकि उनका तो कुछ बदलाव आया ही नहीं। ठीक है। उनको अभी भी काम करने के बदले में वही मजदूरी मिल रही है, वो थोड़ा बहुत अनाज उनको मिल रहा है। तो अब जो मिनिमम वेज लॉ आ गया, मिनिमम वेज लॉ का जब यहाँ पर कंप्लायंस जो है वो सुनिश्चित किया गया, तो इस कानून ने ये इंश्योर किया कि खेती के मुनाफे का एक एक फेयर हिस्सा जो है वो लेबर फोर्स, जो नीचे मेहनत कर रहा है, उसको भी पहुंचे, उसको भी मिनिमम वेज तो कम से कम मिले। तो अब यहाँ पर ये इंश्योर किया गया कि जो मजदूरी है वो नगद मिले, और तय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दी जाए, ये नहीं कि मनमाने उस पर उनसे काम कराया जाए और न्यूनतम मजबूत मजदूरी भी उनको ना दी जाए। तो ये इंश्योर यहाँ पर किया गया इन मिनिमम वेज लॉज को सख्ती से इनका अनुपालन सुनिश्चित करवा के। ठीक। दूसरा यहाँ पर लाया गया अर्ली वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स यहाँ पर लेके आई गई, मजदूरी रोजगार योजनाएं लेके आ गई। 1989 में लाई गई जवाहर रोजगार योजना। ठीक। जवाहर रोजगार योजना जो आज हम लोग मनरेगा या वीबी जी राम जो आया है, इसका इसका एक देखें तो प्रेडिसेसर था, इसका पूर्वज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक। तो ये जो योजनाएं यहाँ पर लेके आई गई, जैसा अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात करी कि इनको अभी तक काम किसमें मिल रहा था, सोइंग के समय या हार्वेस्टिंग के समय, यानी कि बुवाई और जो कटाई है उसकी, उसी में काम मिलता था, और बीच में एक लंबा इनको खाली समय रहता था, लीन पीरियड रहता था, लीन सीजन होता था, जब इनके पास कोई काम नहीं होता था। तो अब यहाँ पर ये जो योजना आई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस खाली समय में इनको काम देना शुरू किया। खाली समय में गांव में खड़ंजा, सड़क, स्कूल, पंचायत भवन, तालाब, कुआं वगैरह बनवाने का काम इनसे शुरू करवाया गया। तो अब जब सीजन है तब तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, और जो लीन सीजन है उस लीन सीजन में अब ये इन योजनाओं के तहत खड़ंजे, सड़क, स्कूल वगैरह बना रहे हैं। तो अब इनको
पूरे साल भर जो है वो काम मिलने लगा। और गांव का जो बुनियादी ढांचा है वो भी सुधरने यहाँ पर लगा, कि जब खड़ंजे सड़क वगैरह बनेंगी तो वो डेवलपमेंट भी वहां पर देखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होगा वहां पर क्रिएट होगा। ठीक। तीसरा जो यहाँ पर किया गया अगला जो काम वो है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा था कि रिजर्वेशन वेज नहीं था, बार्गेनिंग पावर इनके पास नहीं थी, तो वो डेवलप हो इसके लिए कुछ कदम उठाए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। तो बार्गेनिंग पावर एंड रिजर्वेशन वेज, यानी कि सौदेबाजी की शक्ति और आरक्षण मजदूरी। अब हम ये रिजर्वेशन वेज की बात करें, रिजर्वेशन वेज बेसिकली क्या है? तो रिजर्वेशन वेज, या हिंदी में सरल भाषा में बोले तो आरक्षण मजदूरी बेसिकली क्या है? रिजर्वेशन वेज बेसिकली मिनिमम वेज है। ठीक। यानी कि ये वो मिनिमम वेज है जिससे कम पर मजदूरी करने के लिए कोई मजदूर तैयार ही ना हो। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सरकारी योजना है जिसके पहले हम लोगों ने देखी, वो जब आई तो उसमें किसानों को एक न्यूनतम वेतन जो है वो निर्धारित कर दिया कि भाई इनका जो वेज होगा वो न्यूनतम इतना होगा। अब मान लीजिए कि 50 रुपए का एक मानक वहां पर तय हो गया कि भाई अगर कोई किसान यहाँ, कोई व्यक्ति यहाँ पर काम करेगा इन योजनाओं के तहत, तो उसको 50 रुपया रोज दिया जाएगा। तो अब अगर कोई जो जो ठेकेदार है, या अगर कोई किसान है बड़ा, या कोई जमींदार है, जमींदार उस सेंस में नहीं जिसके पास जमीन है, वो उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक। वो अगर उसको अपने खेत में मजदूरी करने को बुलाएगा, तो अब वो क्या 50 रुपए से कम में वहां पर जाने को राजी होगा? नहीं राजी होगा, क्योंकि 50 रुपए तो उसको यहीं पर मिल रहे हैं, तो वो यहीं पर काम करेगा। तो ये जो 50 रुपए का स्टैंडर्ड सेट हो गया, स्टैंडर्ड क्या है? ये रिजर्वेशन वेज है। अब तुमको इससे ऊपर देना पड़ेगा तभी वो तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए आएगा। तो इन सरकारी योजनाओं ने गांव में एक रिजर्वेशन वेज जो है वो तय कर दिया। ठीक है। क्लियर? तो अब यहां पर क्या हुआ, इससे जमींदारों की जो मनमानी है, जो बड़े किसान हैं उनकी जो मनमानी है वो खत्म हो गई, और एक बार्गेनिंग पावर आ गई कि 50 रुपए से कम हम नहीं लेंगे, इससे ऊपर दोगे तभी हम देंगे। ये कहने की ताकत उसके अंदर आ गई। क्यों ये कहने की ताकत क्यों आई? इसलिए क्योंकि एक योजनाएं चल चल रही है, जिस योजना में या जिन योजनाओं में उसको कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे कम पर वो अब जाने को तैयार नहीं होगा। जहां पर पहले कोई ठिकाना ना होने पर वो कम से कम दाम में भी, कि कहीं रात को भूखा ना सोना पड़े, वो काम करने को तैयार हो जाता था, अब नहीं तैयार होगा। ठीक। इससे उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। तो इसको ध्यान रखना है। और अगर इन चीजों को लिखेंगे तो जाहिर सी बात है मार्क्स आपको बेहतर मिलेंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, कंक्लूजन के रूप में अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ये जो रोजगार योजनाएं यहाँ पर आई, इन्होंने केवल जो रूरल पॉवर्टी है उसको ही कम नहीं किया, बल्कि देखिए बार्गेनिंग पावर उसके अंदर आई, उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल रही है, उसको एक डिग्निटी मिल रही है ना, कि वो सामने वाले से बोल सकता है कि इतने से कम पर हम काम नहीं करेंगे। और इससे क्या हो रहा है? अब क्योंकि उनको अपने गांव में ही लीन सीजन में भी काम मिल रहा है, जहां पर वो पहले खाली बैठे रहते थे और काम के लाल उसमें लालसा में वो बाहर चले जाते थे, पलायन कर जाते थे गांव में। जब उनको गांव में ही काम मिल रहा है तो वो उनका जो माइग्रेशन हो रहा है, मजबूरी की वजह से जो पलायन हो रहा था, फोर्स्ड माइग्रेशन है, उस पर क्या लग रही है? अब रोक लग रही है कि भाई सीजन में हम खेतों में काम कर लेंगे, और ऑफ सीजन में हम लोग क्या कर लेंगे, लीन सीजन में हम लोग यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं, मनरेगा हो गया, JRY या जो भी योजनाएं, उनके तहत हम काम कर लेंगे, तो हमको गांव में ही अपनी जो आमदनी है, जो आजीविका है वो मिल जाएगी। ठीक है। समझ में आ गई बात ये? अब चलते हैं अगला जो काम किया गया। तो अगला जो काम यहाँ पर किया गया इस डिकेड में, वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन से अब शिफ्ट हुआ किसकी तरफ? लाइवलीहुड एनहेंसमेंट की तरफ। यानी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? भूमि का, यानी कि भूमि पुनर्वितरण से अब मूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है पॉलिसी का आजीविका संवर्धन की तरफ। ठीक। तो
1950 से ये सारे काम चल रहे हैं, और 1980 का जो डिकेड है, जो दशक है, उसके खत्म होने तक लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था, जो भूमि के पुनर्वितरण का काम था, वो लगभग एक ठहराव की तरफ आ गया था, एक प्लेट्यू पर पहुंच चुका था। जो जमीन बची हुई थी वो बहुत कम थी, इसलिए अब सरकार का जो पूरा फोकस था वो इस बात पर आ गया था कि ये जो मार्जिनल किसान है, जिनके पास छोटी छोटी जमीन है, स्मॉल स्केल लैंड होल्डिंग है, उन्हें इकोनॉमिकली लाभदायक कैसे बनाया जाए, इकोनॉमिकली वायबल कैसे बनाया जाए। ठीक। तो अब लाइवलीहुड एनहेंसमेंट के लिए, आजीविका संवर्धन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो तीन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट कदम हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो उठाए गए। सबसे पहला काम, उनको इनपुट्स पर सब्सिडी दी गई। जिससे कि जैसे खाद हो गई है ना, तो अब इनको ज्यादा पैसे उसके लिए ना देने पड़े, तो सब्सिडी दी गई कि कम दाम पर मिले, कम दाम पर मिलेंगे तो लागत कम होगी, लागत कम होगी तो लाभदायी का जो लाभ होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। है ना, यही तो हम लोगों ने भी देखा कि आर्थिक रूप से कैसे उसको लाभदायक बनाया जाए, इसकी तरफ कदम उठाएगा यहाँ पर। ठीक। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में एग्रीकल्चरल इनपुट पर सब्सिडीज दी गई, और इनपुट को हिंदी में बोलते हैं आदान। तो कृषि आदानों पर सब्सिडी। ठीक। हम लोगों ने अभी हरित क्रांति की बात करी, और तो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो टेक्निक्स यूज करी गई थी, जैसे हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया गया था, ट्यूबवेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, बड़े महंगे थे। ठीक। अब सरकार ने क्या किया कि ये चीजें कम दाम पर लोगों को मिले, अफोर्डेबल प्राइसेस पर लोगों को मिले, तो लोग इन्होंने क्या किया, इन्हों स्टेट ने क्या किया, जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स थे, जैसे ट्यूबवेल चलाने के लिए जो बिजली लगती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इस पर सब्सिडी वगैरह देना जो है वो शुरू किया, भारी सब्सिडी देना जो है वो शुरू किया, जिससे किसानों को इनकी लागत में बेनिफिट मिले, कम लागत पर ये चीजें मिल सके। आज भी हम लोग देखते हैं कि सरकार इन पर बड़ी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। और एक छोटा किसान, एक मार्जिनल फार्मर जिसके पास मुश्किल से 1 बीघा जमीन भी नहीं थी, या 1 बीघा ही जमीन थी, वो अब भाई उसके पास तो इतना नहीं है कि वो बाजार से हाई प्राइसेस पर चीजों को परचेज कर सके, तो बाजार के दाम पर वो खाद नहीं खरीद सकता था। अब ये जो सब्सिडी जब देनी शुरू कर दी गई, तो इसने ये इंश्योर किया कि जो गरीब किसान है वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की ये जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको अपना सके, उसके बेनिफिट्स को ले सके, और उसकी फसल की पैदावार जो है वो कम ना हो बल्कि बढ़े। इन चीजों के लिए क्या दिया गया, इनपुट सब्सिडीज दी गई, बिजली को सस्ता किया गया उनके लिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनके दाम कम किए, सब्सिडाइज्ड दाम पर उनको देने शुरू कर दिए गए, आज भी दिए जा रहे हैं। ठीक। अगला काम किया गया डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। एंड एलाइड एक्टिविटीज, यानी कि कृषि विविधीकरण, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, और संबद्ध क्षेत्रों पर ध्यान सरकार के द्वारा केंद्रित किया गया। अब सिंपल सी चीज है, जब किसी किसान के पास बहुत कम जमीन है, आधा एकड़ ही जमीन है, ठीक, तो अब जो ट्रेडिशनल तरीके एग्रीकल्चर के होते हैं वो अब उसके लिए फायदेमंद नहीं है। इतनी फसल ही नहीं होगी कि वो अपने घर वालों का पेट भर सके, तो वो बेचेगा क्या, है ना। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने अलाइड एक्टिविटीज को प्रेफर करना शुरू किया, अलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट करना शुरू किया। ठीक। जैसे यूपी में ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसके तहत डेयरी डेवलपमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया,
ठीक। अब छोटा जो किसान है, उसके पास केवल 1 आध एकड़ ही जमीन है, वो अब क्या कर सकता है? वो खेती तो अपने उसमें करे ही। अब उसने डेयरी डेवलपमेंट से का काम किया, लोन लिया, लोन लेके उसने गाय भैंसे खरीदी, अब उनका दूध बेच रहा है। उसके बाद आमदनी का एक नया साधन आ गया। या उसने मुर्गी फार्म खोल लिया, तो अंडे और मुर्गियां और मुर्गे बेच रहा है, तो उसके पास अब उस खेती के अलावा एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी उसके पास आ गया। तो ये सप्लीमेंट्री इनकम, जो उसकी ये जो एडिशनल इनकम है, वो यहाँ पर अब इंश्योर होनी शुरू हो गई। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और अलाइड एक्टिविटीज के तहत सरकार ने इन चीजों को बढ़ावा देकर किसान की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करी। ठीक। फिर अगला काम क्या किया गया यहाँ पर? लैंड जो एक्सटेंशन सर्विसेज है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, सरकार उनको प्रमोट करती है, यानी कि कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देती है। लैब टू लैंड का नारा यहाँ पर दिया गया, लैब टू लैंड जैसे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किए गए। अब गांव के किसान जो हैं वो बेचारे जागरूक नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। ठीक। बहुत सारे ऐसे हैं जो कृषि एग्रीकल्चर की नई तकनीकों के बारे में नहीं जानते हैं, नए नए तरीके के जो बीज आ रहे हैं, नए नए तरीके की जो एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स हैं वो आ रही हैं, उनके बारे में उनको नहीं पता। अपनी खेती की फसलों को बीमारियों से कैसे बचाएं, कीटों से कैसे बचाएं, कौन से नए संकर बीज आ गए हैं जो कम समय में, कम लागत में ज्यादा बेहतर आउटपुट दे सकते हैं, उनके बारे में उनको नहीं पता। ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पर हो रहे हैं? लैब में हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं। लेकिन ये लाख शोध आप करते रहिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में, लाख रिसर्च आप करते रहिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन ये रिसर्च जिनके लिए कर रहे हैं, अगर उन तक इनका बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तो ये सारी चीजें क्या है? बेकार हैं। तो ये कहा गया कि इन सब चीजों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए, ये सब चीजें किसानों के पास पहुंचाई जाएं। ठीक। तो इसके लिए शुरू किया गया लैब टू लैंड जैसे कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए। अब जो कृषि विकास केंद्र, विज्ञान केंद्र होते थे और जो सरकारी अधिकारी होते थे इस फील्ड के, वो अब गांवों में जाते थे, छोटे किसानों से मिलते थे, उनको सिखाते थे कि वो लिमिटेड जमीन पर ज्यादा बेहतर तरीके से वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इन चीजों का इस्तेमाल करके फसल चक्र, कृषि फसल विविधीकरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरा शक्ति है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे गेहूं बो दिया तो गेहूं के बाद अगली बार फिर से गेहूं नहीं बोना है, उसमें दलहन बोनी है, जिससे कि जमीन की नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बढ़ जाए। मटर बोइए उसमें, है ना? कैसे आप क्रॉप क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और इससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये चीजें किसानों को जाकर इन्होंने बतानी शुरू करी। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज में लैब टू लैंड जैसे बेहतरीन कार्यक्रमों का इस्तेमाल करते हुए। ठीक। जिससे कि किसानों के अंदर जागरूकता आए और इन तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और अपनी आय दोनों को बढ़ाने का काम किया। ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कई साल पहले नारा दिया था कि किसानों की आय को दोगुना करना। ठीक। ये 1980-90 से ही हम देखते हुए चले आ रहे हैं कि ये जो डिकेड था, जहां पर ये जो पैराडिग्म शिफ्ट एक आया सरकार की पॉलिसी में, जिसमें सब्सिडी, डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन यानी कि विविधीकरण और कृषि विस्तार का जो एक बेसिक, जो एक स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया, वो आज भी मौजूद है, और उसने एक बड़ा रोल प्ले किया किसानों की आय को दोगुनी करने का। जो ये हमारा पास जो नया विजन है, बड़ा रोल प्ले किया, और आज भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। एक तरीके से हम कहें तो किसानों की आय को दोगुनी करने का जो विजन है, इसकी नींव वहीं से रखी गई है। और यही कारण है कि आज यूपी जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो मिल्क प्रोड्यूसर है, और सबसे बड़े जो है वो जो फूड प्रोड्यूसर यानी खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से एक है। तो ये ध्यान रखना है, 1980-90 के दशक में ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। अब आ जाते हैं इसके बाद, अगला हमारा जो है चरण, अगली स्टेज जो है हमारे पास है वो आधुनिक
भूमि प्रशासन और डिजिटल सुधार है। यानी कि मॉडर्न लैंड गवर्नेंस एंड डिजिटल रिफॉर्म्स 2000 एंड ऑनवर्ड्स, आज तक, वर्तमान तक। 80 90 के दशक वो चला गया, 90 के दशक के बाद 2000 से लेके अभी तक ये जो स्टेज है वो हमारी चल रही है। ठीक, ये हमारा कंटेम्पररी एरा है, यानी कि समकालीन युग है। और इसमें बेसिकली ध्यान दिया गया है किस पर? इसमें ध्यान दिया गया है टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट पर। लास्ट स्टेज है ये। तकनीकी सशक्तिकरण के द्वारा इसको डिफाइन किया जा सकता है इस एरा को। अब इस समय अगर हम लोग देखें तो जो स्टेट है, जो सरकार है, जो राज्य है, उसका जो पूरा फोकस है वो जमीन के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भौतिक पुनर्वितरण से हटकर अब जो लैंड ओनरशिप है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो एसेट ओनरशिप है, उसको डिजिटली जो है वो सुरक्षित रखने और पुराने समय के जो कॉम्प्लेक्स कानून थे उनको सरल बनाने पर हो गया है। ठीक, यानी कि ये क्या कर रहा है? ये अब इस ध्यान से समझिएगा इसको, कि जमीन का जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे शिफ्ट करके अब क्या आ रहे हैं, ये एसेट्स के जो राइट्स हैं, जो संपत्ति के अधिकार हैं, उनको डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। और जो कठिन, जटिल, कॉम्प्लेक्स जो कानून थे उनके सरलीकरण की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। ठीक, यहां पर जो काम किया जा रहा है अगर हम लोग देखें तो इसके तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं या तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, पहला डिजिटलाइजेशन, यानी कि भूलेखों का डिजिटलाइजेशन करना। डिजिटल भूलेख हो जाएंगे तो इसका असर भ्रष्टाचार पर भी पड़ेगा। ठीक, अभी खसरा है, खतौनी निकलवानी है तो लेखपाल के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेखपाल आपसे 100 50 500 मौके के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपकी वसूलता था, और वसूलने के बाद आपको खसरा खतौनी जो है उसके नकल प्रोवाइड करता था। अब क्या कर दिया गया है, जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को, जितनी भी खसरा खतौनी उन सभी को लेखपाल के बस्ते से निकाल कर इंटरनेट पर डाल दिया गया। आप भूले एक पोर्टल पर जाइए, अपनी डिटेल्स भरिए और आपका जो भी खसरा खतौनी है वो आपके सामने होगा। पहले किसान को क्या करना पड़ता था, इसकी एक कॉपी निकलवाने के लिए, एक नकल निकलवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, और लेखपाल अगर नहीं माना तो महीनों आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे तहसील के, लेखपाल के, कानूनगो के। ठीक है, रिश्वत देनी पड़ती थी। आप जाइए यूपी भूले पोर्टल पर, अपना स्मार्टफोन आपके पास है तो उस पर क्लिक करिए, नहीं तो जो जनसेवा केंद्र है वहां पर पहुंच जाइए और एक क्लिक में अपनी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देखिए, कॉपी निकलवाइए, जो करना है वो करिए। तो जो लेखपालों के द्वारा जो हेरा फेरी हो रही थी, मनमानी हो रही थी, रिश्वतखोरी हो रही थी, पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक, दूसरा यहाँ पर हमारे पास है, अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको पॉइंट, बस बस समझ लीजिए यहाँ पर कि स्वामित्व योजना है ना। स्वामित्व योजना ये बेसिकली क्या है, ये जो रहने की जगह है। अब खेत के लिए क्या थी, खतौनी। अब रहने की जगह, आबादी वाली जगह, इसको डिजिटलाइज किया गया। और ये घर है, आबादी कहाँ, घर पर, तो इसको क्या नाम दिया गया, घरौनी। ये खेती की जमीन का मालिकाना हक, और ये घर का मालिकाना हक उसको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जहां पर गांव में लोगों के घर बने हैं वही आबादी है ना। और पहले जो होता था गांव में, इस आबादी की जमीन का ना तो कोई कागज होता था ना कोई नक्शा होता था, और इससे भयंकर झगड़े होते थे कि हमारा जो ये इलाका, हमारी जमीन पर दीवार खड़ी कर दी, हमारे घर का रास्ता बंद कर दिया, या हमारी जमीन पर इन्होंने अपना खलिहान बना लिया, वगैरह वगैरह। ठीक है,
अब सरकार ने क्या किया, ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पूरे गांव की मैपिंग कर ली सरकार ने। ठीक। अब मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके पास गांव में पक्का मकान था, लेकिन कोई कानूनी कागज उसके पास नहीं था, क्योंकि गांव की जमीन का कोई, जहां पर आबादी बस हुई है, कोई ना तो रिकॉर्ड है और ना ही उसका कोई मैपिंग वगैरह है। ठीक। तो अब उसके पास मकान तो है, मकान को वो गिरवी रखकर, मकान को मॉर्टगेज पर रखकर बैंक से लोन ले सकता था, अगर उसके पास इसका मालिकाना हक का सर्टिफिकेट होता। अब सरकार ने क्या किया, ड्रोन से सारा सर्वे कर लिया। ड्रोन से सर्वे करने के बाद जो व्यक्ति है, जो जिसके पास मकान था पक्का, उसको उसके घर का एक प्रॉपर्टी कार्ड दे दी कि भाई ये जो इलाका है, जो घर बना है, तुम्हारा है। तब उसके पास क्या आ गया, उसके पास अपने घर के मालिकाना हक का एक डॉक्यूमेंट आ गया, एक रिकॉर्ड आ गया। तो जो डेड कैपिटल मतलब वो है कैपिटल, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस पर लोन नहीं लिया जा सकता, है ना। वो डेड कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गई, एक फिनेंशियल एसेट में कन्वर्ट हो गई, वित्तीय संपत्ति में कन्वर्ट हो गई, जिसका इस्तेमाल करके उसका कोलेट्रल, उसको संपार्श्विक रूप से रखकर बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से वो लोन वगैरह ले सकता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगला जो है वो क्या है, जो कृषि, जो ये इस तरह के कानून थे, रेवेन्यू कानून जो थे, वो बड़े कठिन, जटिल, कॉम्प्लेक्स थे। ठीक। तो अगला काम क्या किया गया, जटिल विधिक ढांचे का सरलीकरण, ये तीसरा पिलर का था, मतलब ये काम करना है, यानी कि सिंपलीफाई करना है। किसका सिंप्लीफिकेशन करना है, लीगल फ्रेमवर्क का। अंग्रेजों के समय और अंग्रेजों के जाने के बाद, आजादी में के बाद भी हमारे पास 39 से ज्यादा, 39 से ज्यादा पुराने कानून थे रेवेन्यू से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, इन 39 से भी ज्यादा जो ये कानून, इनको खत्म करके एक सिंगल कानून लेके आई वो। ठीक। तो 39 कानून को खत्म करके लाया एक कानून, और इस कानून का नाम क्या है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, और इसको क्या किया, इसको लागू किया। ठीक। अब यहां पर क्या है, पहले बेसिकली क्या होता था, पहले मान लीजिए कि एक पिता है, पिता की मौत के बाद बेटों के नाम जमीन आनी है, इसको वरासत बोलते हैं। ठीक। जमीन चढ़ानी है, वरासत करनी, इसमें लंबा समय लग जाता था, सालों लग जाते थे। अब ये कानून जब आ गया, यूपी रेवेन्यू कोड आ गया, तो अब इसने ऑनलाइन जो है वरासत अब जो है वो शुरू कर दिया। और जो सक्सेशन के जो कानून है, जो नियम है, वो इतने क्लियर कर दिए हैं कि अब बहुत कम ही विवाद होते हैं, और बिना किसी विवाद के बहुत आसानी से जमीन जो है वो कानूनी रूप से जो उसके वारिस हैं उनके नाम ट्रांसफर हो जाती है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी समस्या के। ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें, तो कैसे किया गया, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, उन कदमों को हम लोग देखते हैं। तो ये तीन पिलर थे, इन तीन पिलरों को इन्फोर्स कैसे किया गया, इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, तो एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं, इसी चीज की हम लोग देख लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव कंसोलिडेशन जो है वो कैसे किया गया। तो पहली चीज यहां पर है, ठीक, यानी कि विधिक एकीकरण या सरलीकरण। तो अब डिजिटल एरा चल रहा है, और इसमें जो लंबे समय से, सदियों पुराने जो कानून चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने के, आजादी के बाद से चले आ रहे हैं, जो बहुत जटिल लीगल स्ट्रक्चर वाले हैं, उनमें बदलाव किया गया, और इसमें बदलाव होने से कई सारे बेनिफिट हमको देखने को मिलते हैं। पहली बात तो भ्रष्टाचार में कमी आई, विवादों में कमी आई। ठीक। जो लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी में कमी आई, काफी हद तक खत्म हो गई। ठीक। तो अब इसमें पहला काम क्या किया गया, तो इसमें अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने अभी बात करी है, यूपी रेवेन्यू कोड को देख लेते हैं। ये 2006 लाया गया।
ठीक, अब इसमें क्या किया गया, इसमें लीगल कंसोलिडेशन किया गया है, क्योंकि हमने देखा ना 39 कानून थे, उनको एक कर दिया गया, तो ये कंसोलिडेशन हुआ, एकीकरण ही तो हुआ। ठीक है। अब अंग्रेजों के समय के 39 अलग अलग कानूनों जो एक दूसरे से कभी कभी क्लैश भी करते थे, जैसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट वगैरह था, इनको खत्म करके एक यूनिफाइड कोड में कन्वर्ट कर दिया गया 2006 वाले यूपी रेवेन्यू कोड के नाम से। इसका असर क्या हुआ, अब वो कानून तो उस समय के थे, डिजिटल युग नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक युग नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो अदालतों में जमीन के जो विवाद थे वो इसलिए लटकते जाते थे क्योंकि कानूनों की जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें बड़ी समस्या होती थी, जटिल भी थे कानून। अब ये जो नया कानून हमारे पास रेवेन्यू कोड के नाम से आया, इसने पहली बार जो लैंड गवर्नेंस है, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग को लीगल स्टैंडर्ड के रूप में मान्यता दी। ठीक, इसको लीगल स्टैंडर्ड कानूनी मानक के रूप में मान्यता दे दी, यानी कि इंटरनेट पे जो आपकी खतौनी दर्ज है वो आपकी लैंड ओनरशिप का सबसे बड़ा सबूत अब माना जाएगा, वही कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत जो है वो बन जाएगा। दूसरा काम, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन किया गया, हिंदी में भी ब्लॉकचेन एकीकरण बोल सकते हैं, या ब्लॉकचेन आधारित लेन देनों को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। अब सरकार ने क्या किया, हेरा फेरी हो सकती थी, जमीन के मालिक का नाम बदल दिया गया, सांठ गांठ करके जमीन किसी और की है, सांठ गांठ करके जो अधिकारियों ने किसी और के नाम चढ़ा दी, है ना। तो अब यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में खास बात ये होती है कि इसमें बीच में किसी रिकॉर्ड को बदला ही नहीं जा सकता। ठीक, जो भी चीज रिकॉर्ड हो गई वो रिकॉर्ड हो गई, उसमें कोई बदलाव जो है वो बीच में नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अब सरकार ने ये चीज शुरू करी, और जो रजिस्ट्रेशन था, भूमि के रिकॉर्ड हैं, इनके प्रोसेस में जो फर्जीवाड़े होते थे उनको रोकने के लिए अब लेके क्या आ गई, वही जो अभी बात की हम लोगों ने, ब्लॉक चेन बेस्ड ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन आधारित लेन देन लेके आ गई। डिजिटल सिग्नेचर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर्स को वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया, डिजिटल हस्ताक्षरों को ले आई। ठीक, जैसे मैंने बताया, बदलाव कर देते थे, रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा है, पन्ना फाड़ दिया तो रिकॉर्ड ही गायब हो गया, नाम बदल दिया तो रजिस्टर में पन्ने फाड़ के नाम बदलकर जमीनें हड़प ली जाती थी पहले। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात हम लोगों ने अभी क्या करी कि ये इम्यूटेबल है, ये रिकॉर्ड को अपरिवर्तनीय बना देती है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। एक बार जो डेटा सर्वर पर रिकॉर्ड हो गया, दर्ज हो गया, उसे कोई हैकर, कोई करप्ट ऑफिसर कभी भी बदल नहीं सकता, कभी भी मिटा नहीं सकता, वो हो गया तो वो हो गया। तो ये जो हेरा फेरी होती थी, इस हेरा फेरी में रोक लग गई। इससे जमीन का रजिस्ट्री सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि इसमें जो समय लगता था और इसमें जो देरी होती थी उसमें 40% से ज्यादा की जो है वो कमी हमको देखने को मिलती है अब। ठीक, ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, अब आगे हम लोग अगला देखें। अगला जो है हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि डिजिटल बुनियादी ढांचे को और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। तो उत्तर प्रदेश ने डिजिटल इंडिया हम लोग देख ही रहे हैं, इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कई सारे जो पोर्टल्स हैं वो शुरू किए हैं, कई सारे जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनको लोकलाइज किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तीन चीजें हमको देखने को मिलती हैं। भूल एक पोर्टल, हिंदी में भी भूल एक पोर्टल ही बोलेंगे, एंड जीआईएस मैपिंग। ठीक, ये जो भूल एक पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से स्टेट के, राज्य के 98.5% जो भूमि अभिलेख हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इनको डिजिटलाइज कर दिया गया है। ठीक, इसके साथ ही साथ
87% गांवों की जीआईएस सिस्टम से जोड़ दिया गया। जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से। तो इनकी जो जीआईएस मैपिंग हुई है वो भी अब रिकॉर्ड में आ गई है, उनको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अब इससे हुआ क्या, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन है, जियोग्राफिक जो मैपिंग है वो हो गई है और वो पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है। तो अब इससे क्या है, पहले जहां पर जमीन की बाउंड्री को लेकर खूब झगड़े होते थे, झंझट होते थे, लड़ाई होती थी, खूनी संघर्ष हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि कागजी नक्शा जो है वो अक्सर गायब हो गया, फट गया या भद्दा हो गया, दिख नहीं रहा है, तो लेखपाल ने उसको बदल दिया, हेरा फेरी कर दी। अब जीआईएस मैपिंग से किसान जो है वो सैटेलाइट के जरिए अपने खेत की सटीक जो सीमा है वो देख सकता है कि कहाँ पर उसका खेत है, पूरा साफ साफ उसको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो ये जो समस्याएं होती थी वो समस्याएं क्या हो जाएंगी, अब खत्म हो जाएंगी भूले पोर्टल और जीआईएस मैपिंग से। दूसरा काम यहाँ पर आया है ULPIN, यूएल पिन का। यूएल पिन का पूरा नाम है, जैसे हमारा आधार होता है ना, ये जमीन का आधार है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जमीन का आधार है। ठीक, इसी को बोलते हैं इसीलिए भू आधार, भू आधार बोलते हैं। ठीक। अब 95.7% जमीन जो है उत्तर प्रदेश की, ठीक, ये पहचान के लिए एक नंबर जारी किया जाता है। जैसे हमारा आधार नंबर जो हमारी पहचान है, वैसे ही जमीन के लिए भी एक 14 अंकों का नंबर जारी किया जाता है, जिसको जिसके आधार पर उस जमीन की सारी डिटेल हमको पता चल जाती है। तो हर जमीन के टुकड़े के लिए ये ULPN जो PIN जो है वो अलॉट किया जाना है। और 95.7% जो जमीन है इसके लिए ये जारी हो चुका है। 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या कितने अंकों का है? 14 अंकों का है। कितने जब परसेंट जमीन के लिए जारी हो चुका है? 95.7% जमीन के लिए जारी हो चुका है। तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे हर सिटीजन का एक स्पेशल आधार नंबर होता है, एक आधार कार्ड होता है, वैसे ही यूपी में अब हर खेत का अपना 14 अंकों का एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या है, 14 अंकों का। पहले क्या होता था, भूमाफिया एक ही जमीन को कागजों में हेरा फेरी फेरी करके अलग अलग लोगों को बेच देते थे। अब हमारे पास उसका भूमि का भू आधार है, अब उससे हम उस जमीन की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो अब इससे क्या हो गया कि इस भू आधार ने, ULPIN ने जमीन की जानकारी को टेम्पर प्रूफ बना दिया। अब कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऐसे जो फर्जीवाड़े हैं जहां पर एक ही जमीन अलग अलग लोगों को बेच दी जाती थी, वो अब नहीं हो सकेगा। और इसमें 63% से भी ज्यादा की जो कमी है वो अब देखने को मिल रही जब से ये सिस्टम जो है वो शुरू हुआ है। ठीक। फिर है हमारा NGDRS। NGDRS को हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, और इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। ठीक है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ई रजिस्ट्रेशन जो है जमीन का, उससे संबंधित है। ठीक। अब यहां पर अगर हम लोग देखें आज, तो ये किससे रिलेटेड है? ई रजिस्ट्रेशन से। ठीक।
आज की डेट की हम लोग बात करें, 74% जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिसेज हैं, उप पंजीयक के जो कार्यालय हैं, उनको NGDRS से जोड़ दिया गया है। और इससे क्या पॉसिबल हो पाया है, अब ई रजिस्ट्रेशन जो है वो संभव हो पाया है। अब हुआ क्या इससे, तो पहले अगर हम कोई जमीन खरीदते हैं, वो किसान या कोई भी और कोई इन्वेस्टर है, उसको जमीन खरीदनी है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, किसान को जमीन खरीदनी है या बेचनी है, तो जमीन की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, बैनामा करवाना पड़ता है, और इसके लिए तहसील में जाना पड़ता है। और इसमें लंबा समय लगता था, कई बार तो 20-20 दिन लग जाते थे, चक्कर काटने पड़ते थे। NGDRS आने के बाद अब क्या होता है, इसकी फीस जो है वो ऑनलाइन जमा हो जाती है, और लेन देन का ये जो सारा समय है ना, पहले जहां जिसमें दिनों लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे, अब केवल मैक्सिमम जो है वो 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन NGDRS होने की वजह से ये पूरा बैनामा आप केवल 4 घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये केवल किसानों तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो भूलेख है, भू आधार, ULPIN है, और जो NGDRS है, इन तीनों ने मिलकर बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। इससे न केवल किसानों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते थे उनमें कमी आई है, बल्कि इसने जो लैंड एक्विजिशन सरकार के द्वारा किया जाता है उसको भी बहुत ट्रांसपेरेंट बना दिया है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन है वो कितनी स्मूथली हो जा रहा है। वो चाहे लैंड एक्विजिशन डिफेंस कॉरिडोर के लिए हो, वो लैंड एक्विजिशन किसी एक्सप्रेस वे के लिए हो, या किसी भी और परियोजना के लिए हो, वो इन चीजों की वजह से भी और आसान और स्मूथ तरीके से हो रहा है आज। और हम इसी वजह से देखें तो इंडस्ट्रियों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश एक जो है वो फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ठीक। अब तीसरी चीज यहां पर है हमारा स्वामित्व। तो स्वामित्व से क्या जुड़ा हुआ है, घरौनी सर्टिफिकेट। घरौनी सर्टिफिकेट, तो हम लोगों ने इसके बारे में कुछ देर पहले बात की थी अभी, कि इससे क्या किया जा रहा है, गांव के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको रेवेन्यू की भाषा में आबादी बोला जाता है। ठीक। और इस आबादी का ऑफिशियली अब क्या किया गया है, इसकी मैपिंग करी गई है, और मैपिंग करके पहचाना जा रहा है कि किस इलाके का कौन सा घर या कौन जमीन में किसका मालिकाना हक है। और इससे उनको उनका मालिकाना हक का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जो मालिकाना हक का सर्टिफिकेट है, इसी का नाम क्या है, घरौनी है। और ये सारा काम जो है वो किसके तहत हो रहा है, स्वामित्व योजना के तहत हो रहा है। ठीक है। तो जो स्वामित्व योजना है, ये गांव की जो बस्तियां हैं, गांव की जो आबादी है, उसका सेंटीमीटर लेवल पर, मतलब इतना एक्यूरेट है कि 1 सेंटीमीटर की भी हेरफेर इसमें नहीं होती, 1 सेंटीमीटर के लेवल पर जाकर ये मैपिंग कर रहा है। ठीक, सेंटीमीटर लेवल पर हाई रेजोल्यूशन का मैप इससे बनाया जा रहा है, ड्रोन बेस्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर जमीन की मैपिंग हुई चली जा रही है। ठीक। और इसकी वजह से जो गांव में अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में जो जरा जरा सी जमीन के लिए झगड़ा होता था कि तुमने नाली यहां से क्यों निकाल ली, तुमने हमारी जगह पर ईंट क्यों रख ली, या तुमने हमारी इतनी जमीन क्यों हड़प ली, ठीक, ये जो झगड़े हैं वो अब खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि मैप मौजूद है। ठीक है। दीवानी मुकदमे जो हैं वो भी कम कम हो जाएंगे इससे, और जो लंबे समय से जो एक सीमा विवाद चला आ रहा है गांव के लोगों के बीच में, वो भी खत्म होगा। स्वामित्व योजना से मैपिंग हो गई, और मैपिंग के बाद अब क्या हो रहा है, जो गांव के परिवार हैं उनको घरौनी दी जा रही है। घरौनी क्या है, घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड है, जो ये कानूनी प्रमाण देते हैं कि वो जो आबादी है उसमें ये जो पर्टिकुलर जमीन है, ये जो पर्टिकुलर घर है, ये किसका है, इसका मालिकाना हक का जो सर्टिफिकेट है, जो टाइटल सर्टिफिकेट है, उसको क्या बोला जाता है, घरौनी बोला जाता है। इसके भी कई सारे फायदे हैं, जैसे
मालिकाना हक क्लियर हो गया किसका है। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी गांव के व्यक्ति को कोई व्यापार शुरू करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, या किसी भी तरीके से उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वो बैंक से अगर उसको पहले लोन होता था तो उसके पास उस मकान का मालिकाना हक दिखाने वाला कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, तो वो मकान गिरवी नहीं रख सकता था, क्योंकि कागज ही नहीं होते। तब घरौनी जब उसके पास आ गया, ये सर्टिफिकेट उसके पास आ गया, तो उसको ये अधिकार मिल गया है कि वो अपने घर का उपयोग एक कोलेट्रल के रूप में अब कर सकता है, क्योंकि वो दिखाएगा कि भाई मेरे पास ये मालिकाना हक किसका है, तो अब उसको आसानी से बैंक से लोन वगैरह भी जो है वो मिल जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारे जो है चरण इसके पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब अगली क्लास लेंगे तो ये टॉपिक तो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस में क्या क्या डील करना है, किस तरीके से उनको हमको लिखना है। तो इतना हम लोग रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।